अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ और असम से नक्सली हमले की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई। और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक में छत्तीसगढ़ के कंकेर इलाके में 29 नक्सली मारे गए। और जबकि एक अन्य घटना में नक्सलियों ने पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में पैरामिलिट्री असम राइफल्स के 3 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर आखिर ये नक्सलवाद होता कौन है, नक्सली होते क्या है, और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इनका उद्देश्य क्या है, और संचालित करने का इनका तरीका क्या है, और भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति क्या है, और जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य हैं भारत में उनके बारे में, नक्सलवाद के कारण क्या है, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। और नक्सलवाद के विरोध सरकार की तरह से कई पहलें भी शुरू की गई हैं, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ और असम को देख लीजिए। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, रायपुर इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, और आप देखेंगे इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। असम ये देखने को मिलेगा, दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देखिए पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? अरुणाचल प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। तो नक्सलवाद की उत्पत्ति की बात करें तो नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से लिया गया है, और इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिसने भूमि विवाद पर एक किसान की पिटाई की थी। यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। वामपंथी उग्रवाद विश्व भर में माओवादियों और भारत में नक्सली के रूप में लोकप्रिय है। इनके अगर हम लोग उद्देश्यों की बात करें तो वे सशक्त क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं। वे राज्य को दमनकारी, शोषक और सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करने वाले के रूप में देखते हैं। वे सशक्त संघर्ष एवं जनयुद्ध के माध्यम से सामाजिक आर्थिक शिकायतों का समाधान करना चाहते हैं। इनके संचालित करने का तरीका देखें तो नक्सली समूह गुरिल्ला युद्ध, सुरक्षा बलों पर हमले, जबरन वसूली, धमकी और विचार सहित कई गतिविधियों में संलग्न है। वे सशक्त विद्रोह, जन लामबंदी और रणनीतिक गठबंधन के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता को अधिग्रहित करने का प्रयास करते हैं। बेसरकारी संस्थानों, बुनियादी ढांचे और आर्थिक हितों के साथ साथ कथित सहयोगियों एवं मुखबिरों को निशाना बनाते हैं। नक्सली अपने नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों में समानांतर शासन संरचनाएं भी संचालित करते हैं, और जिसमें बुनियादी सेवाएं और न्याय प्रदान करना शामिल है। अगर देखिए भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की बात करें तो 2022 में विगत 4 दशकों में नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और मौतों की सबसे कम घटनाएं देखी गई हैं। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में वर्ष 2010 की तुलना में 2022 में 77% की कमी आई है, और इससे प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है। वामपंथी हिंसा में सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत की संख्या 2010 की तुलना में 2022 में 90% कम हो गई है। 2010 में 1005 से 2022 में 98 बची हुई है। अब खत्म होते जा रहा है एक तरह से। बहुत सारे आप देखिए नक्सली मेन रास्ते में लौट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपने आप को समर्पण भी कर देते हैं। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य देखें तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है। रेड कॉरिडोर भारत के मध्य पूर्व और दक्षिणी हिस्सों का वह क्षेत्र है जो गंभीर नक्सलवाद, माओवादी विद्रोह का अनुभव करता है। ये नक्सलवाद के कारण क्या है? तो सामाजिक आर्थिक कारण।
तो विकास का अभाव और गरीबी। नक्सलवाद उच्च गरीबी दर वाले अविकसित क्षेत्रों में पनपता है। आदिवासी, स्वदेशी, दलित, निचली जाति समुदाय को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी होती है और इससे उनमें आक्रोश बढ़ता है और वे नक्सली विचारधारा के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। ये भूमि अधिकार विवाद। तो खनन और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित किया गया, जिससे आक्रोश और अन्याय की भावना उत्पन्न हुई उनमें। नक्सली इन विवादों का फायदा स्वयं को हाशिए पर पड़े लोगों के संरक्षण के रूप में फेस करने के लिए करते हैं और शक्तिशाली संस्थाओं द्वारा शोषण जब होता है तब भी ये कारण बनता है। जनजातीय समुदाय विशेष रूप से जमींदारों, साहूकारों और खनन कंपनियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं और नक्सली इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध स्वयं को संरक्षक के रूप में पेश करते हैं। क्या करते हैं? पेश करते हैं। जातिगत भेदभाव। तो सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर रहने वाले दलितों को नक्सलवाद आकर्षक लग सकता है क्योंकि यहाँ मौजूदा जाति पदानुक्रम को चुनौती देता है। राजनीतिक कारक भी हैं। तो कमजोर शासन, बुनियादी ढांचे की कमी। कमजोर शासन की उपस्थिति और सुरक्षा से संबंधित बुनियादी ढांचे के अभाव वाले क्षेत्रों में नक्सलवाद पनपता है। सड़क और संचार नेटवर्क जैसे खराब बुनियादी ढांचा होने से नक्सली न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपने कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। प्रशासन की ओर से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं। यह देखा गया है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद भी प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी। राज्य सरकारें नक्सलवाद को केंद्र सरकार का मुद्दा मानती हैं, इसलिए इससे संघर्ष के लिए कोई पहल नहीं कर रही हैं। लोकतंत्र से मोहभंग। तो आप देखिए, नक्सलियों को लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उनकी आवश्यकताओं और शिकायतों को दूर करने में विफल रहा है। नक्सली परिवर्तन के विकल्प मार्ग प्रस्तुत करते हैं, यद्यपि यह हिंसक होता है। कुछ अतिरिक्त कारक भी हैं। वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण असंतोष, विशेष रूप से निगमों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन आदि नक्सली समर्थन में योगदान कर सकता है। और आप देखें कि नक्सलवाद को एक सामाजिक मुद्दे अथवा सुरक्षा खतरे के रूप में निपटने पर भ्रम बना रहता है। व्यापक भौगोलिक प्रसार। तो वामपंथी उग्रवाद समूह तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हैं और जंगल पहाड़ी क्षेत्र उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सुरक्षा बलों के लिए उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और सरकार की तरफ से देखिए, एक तो वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015 में आई थी। समाधान आई थी, आकांक्षा जिला कार्यक्रम आई थी। सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में लागू की गई थी। अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता भी। पुलिस स्टेशन और सुदृढ़ीकरण की योजना। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना भी आई हुई थी। तो यही है, आप देखते हैं ये हमारे ही देश के लोग हैं, याद रखिएगा। नक्सली